हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किसी वायर को खींच दिया जाए, स्ट्रेस कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से रेजिस्टेंस चेंज करता है। ठीक है, तो चालक तार को खींचने पर प्रतिरोध में परिवर्तन। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है चालक तार का, उसमें जो परिवर्तन है वह वायर के स्ट्रेस करने पर भी डिपेंड करता है। यदि चालक तार को आप खींच देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह चेंज हो जाता है, लेकिन किस प्रकार से चेंज होगा और चेंज होकर के कितना होगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपोज करता है, विरोध करता है। अर्थात किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का, किसी चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसके फ्लो का अपोजिशन, जो वायर के अंदर न्यूक्लियस होते हैं जिससे जाकर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनके मार्ग में, उनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न होता है और वह अवरोध एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, एज ए प्रतिरोध का काम करता है। ठीक है, तो वायर को खींचने पर क्या हो रहा है ये हम लोग देख रहे हैं। तो इनिशियली प्रारंभिक में मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, चालक तार है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई इनिशियल लेंथ L1 है और इसका जो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया है अर्थात प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो है A1, कैपिटल A1। ठीक है, माना कि प्रारंभिक लंबाई L1 तथा प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A1 है। तो अब बताइए कि चालक तार का प्रतिरोध कितना हो। तो हमने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकाला था प्रतिरोध का, R बराबर रो इंटू L बाई ए। ये किसी चालक तार का रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है जो उसके लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट मीन्स पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे R यदि हमें चाहिए तो इस परिस्थिति में जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, उसको हम R1 मान लेते हैं। रो ये पदार्थ के लिए होता है कि मतलब किस प्रकार का मटेरियल है। अलग अलग मटेरियल का रो का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, चांदी के लिए अलग होगा। चांदी के लिए शायद 1.6 इंटू 10⁻⁻8 होता है, जो सबसे कम होता है। रेजिस्टिविटी चांदी का सबसे कम होता है, मतलब प्रतिरोधकता, ऑपोजिशन, करंट का अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है चांदी के अंदर, सिल्वर के अंदर, वो सबसे कम होता है 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। इसके अलावा किसी और कंडक्टर में जितना भी रेजिस्टिविटी होता है वो उससे ज़्यादा ही होता है। कॉपर का शायद 1.8 इंटू 10⁻8 होता है, तो चांदी का 1.6 और इसका 1.8। ठीक है, तो इंक्रीज कर गया। तो धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एल्युमिनियम का, आयरन का रेजिस्टिविटी और इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रो है ये नेचर ऑफ द मटेरियल के लिए होता है। अलग अलग मटेरियल के लिए रो का वैल्यू अलग अलग होता है। तो R1 इज इक्वल टू रो इंटू L। तो प्रारंभिक लंबाई यहाँ पे क्या है, L1, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1। तो लंबाई L1 बटा A1 इंटू रो किसी पदार्थ का है और इसका जो पदार्थ, जिस पदार्थ का है उसकी प्रतिरोधकता, उसकी रेजिस्टिविटी रो है। ठीक है, ओके। तो ये जो R1 है, यहाँ R1 को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्रारंभिक प्रतिरोध।
प्रारंभिक प्रतिरोध। ठीक है, अब जरा समझिए कि इस चालक तार को क्या किया गया, खींच करके इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया, इसको स्ट्रेच कर दिया गया। तो जब इस चालक तार को आप खींच के इसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जरा गौर कीजिए। इस चालक तार की लंबाई जो है पहले L1 थी, बाद में खींचने के बाद L2 हो गई। अब इस चालक तार की लंबाई कितनी है, L2 हो गई। जैसे ही चालक तार को आप खींचेंगे तो एक और चीज चेंज होगा, और वह क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जरा सोचिए कि पहले जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, मोटा है। जब उसको आप स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उसकी मोटाई कम होगी, अर्थात उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, चेंज करेगा, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह मान लेते हैं कि A2 हो गया। पहले A1 था, अब क्या हो गया, A2 हो गया। यहाँ पे इसकी लंबाई L1 से क्या हो गई, L2 हो गई। लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्या खींचने से पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज कर जाएगा? तो आंसर है नहीं। अगर यह एल्युमिनियम का है और इसको आप खींच के लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या एल्युमिनियम चांदी हो जाएगा या किसी दूसरे मटेरियल का हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होने वाला। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब किसी चालक तार को खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो उस समय ये जो रो है ये चेंज नहीं करता है। लंबाई चेंज होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, लेकिन ये जो रो है, जो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये चेंज नहीं करेगा। तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल का होता है, और वह खींचने के कारण मटेरियल चेंज नहीं होगा, तो रो का वैल्यू दोनों जगह सेम होगा, वो चेंज नहीं करने वाला। अब इस परिस्थिति में खींचने के बाद चालक तार का प्रतिरोध, खींचने के बाद चालक तार का प्रतिरोध R2 मान लेते हैं। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू L2 बाई A2। देखिए R बराबर रो इंटू L बाई फॉर्मूला होता है, लेकिन रो को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि मटेरियल सेम रहेगा, लेकिन लंबाई चेंज कर गया तो अब L2 हो जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज कर गया है। तो ठीक है, तो R1 इतना है, लेकिन खींचने के बाद R2 इतना हो गया। तो यह जो प्रतिरोध है, यह जो रेजिस्टेंस है, ये अलग है, और यह जो रेजिस्टेंस है वो अलग है। तो खींचने के बाद रेजिस्टेंस जो है वायर का चेंज करता है, ठीक है, क्योंकि लेंथ चेंज करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 अलग होगा, R2 अलग होगा। अब सवाल है कि एक दूसरे से रिलेट कैसे होंगे, मतलब कितना गुना ज्यादा हो जाएगा या कितना गुना कम हो जाएगा। इस तरह के अगर हम निष्कर्ष पे जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि वायर को आप खींच रहे हैं तो एक चीज कांस्टेंट है, एक चीज नहीं बदल रहा है। वो क्या है, वो है वॉल्यूम, वो है आयतन। वायर का जो वॉल्यूम होगा, वायर का जो आयतन होगा, वो चेंज नहीं कर रहा है। तो इस बात को समझिए कि मेरे पास एक पाइप है इस तरह का, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, ये वायर है, और इसके अंदर आपने पानी भर के रखा है। तो इसके अंदर जो पानी है, इसी को आप चाहें तो एक पतले पाइप में इतना ही पानी को भरेंगे तो आपको ज़्यादा लंबाई चाहिए, लेकिन इसके अंदर का जो वाटर है और उस पाइप के अंदर जो आप पतले पाइप के अंदर भरेंगे, वो वाटर का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम वो चेंज नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे जितना इसका आयतन होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, इसको खींच दिया जाए तो उसका भी आयतन निकाले वायर को खींचने के बाद, तो उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे यदि आयतन देखा जाए प्रारंभिक स्थिति में, तो आयतन कितना होगा, वो हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति में आयतन कितना हो जाएगा, V1 मान लेते हैं, और वो हो जाएगा L1 गुने A1।
जो इसकी लंबाई होगी वह बेलन की ऊंचाई की तरह काम करेगा, और जो इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है वो आधार का क्षेत्रफल की तरह काम करेगा, क्योंकि कोई भी सिलेंड्रिकल वायर है, कोई भी चालक तार है, तो वो एक बेलनाकार होता है, और बेलन की जो आयतन होती है वो आधार का क्षेत्रफल जो क्रॉस सेक्शन के रूप में हो गया और इनटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक आयतन है वो L1 गुणे E1 हो जाएगा। खींचने के बाद कितना आयतन होगा जरा सोचिए। खींचने के बाद का आयतन उसको मान लेते हैं V2, और वो कितना हो जाएगा L2 गुणे A2। लंबाई L2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, ये आयतन हो जाएगा। ओके, चूंकि V1 बराबर V2 मतलब प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन ये दोनों बराबर होंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, लेंथ क्रॉस सेक्शन चेंज कर जाएगा लेकिन वॉल्यूम सेम होगा। तो आप ऐसा करिए L1 गुने A1 बराबर L2 गुने A2, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। इस इक्वेशन का हमें यूज करना है। कैसे? अगर देखा जाए तो L2 यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, इसे समीकरण 1 मत मानिए। ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे अगर L2 भाग में आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा L1 बटा L2 बराबर A2 बटा A1। देखिए A1 गुना में था, इधर भाग में चला जाएगा, और L2 इधर गुना में था, इधर भाग में चला आएगा, तो L1 बटा L2 बराबर A2 बटा A1 हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन है इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करके R1 और R2 को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। किस प्रकार से, जरा देखिए। R1 बराबर है रो गुने L1 बाई A1, R2 बराबर कितना है रो इंटू L2 बाई A2। तो अब R2 बाई R1, ये जो R2 है इसमें R1 से भाग दे देते हैं। ठीक है, या R1 में R2 से भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी एक में दूसरे से भाग दे दीजिए। तो R2 का वैल्यू कितना था रो गुने L2 बाई A2, और R1 का वैल्यू कितना था रो गुने L1 बाई A1, ऐसा था। तो रो से रो तो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा R2 बटा R1 बराबर ऊपर बचा है L2 बटा A2 और नीचे बचा है L1 बटा A1। तो अब क्या होगा जरा देखिए, ये हो जाएगा R2 बटा R1 बराबर L2 बटा A2, और ये गुना में रिवर्स कर जाएगा, A1 ऊपर चला जाएगा और L1 नीचे आ जाएगा। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं कि R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1। देखिए L2 यहाँ पे है, L1 यहाँ पे है, तो गुना में इसको आप यहाँ पे ला सकते हैं, इसको यहाँ लेके जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा A1 बटा A2। ठीक है, तो R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1 गुने A1 बटा A2, इतना आ गया। अब ये जो समीकरण 1 हमने यहाँ निकाल के रखा है, इसका आप यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमने जो है यहाँ पे निकाला है कि L1 बटा L2 बराबर A2 बटा A1 है। ठीक है, तो ये जो इसको थोड़ा सा आप रिवर्स कर दीजिए, अगर रेसिप्रोकल इसका कर देंगे, उलट देंगे, तो ऐसा हो जाएगा क्या L2 बटा L1 बराबर A1 बटा A2। यदि ऐसा कर दिया जाए कि बराबर चिन्ह के दोनों तरफ ऊपर कर दीजिए और इसे नीचे कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ आप उलट सकते हैं। तो L2 बटा L1 बराबर हो जाएगा A1 बटा A2। तो यहाँ जो A1 बटा A2 है, A1 बटा जो A2 है वह किसके बराबर है? A1 बटा A2 L2 बटा L1 के बराबर है। तो वो जो रेशियो है वहां से आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं कि R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1 तो था ही, इसका जो वैल्यू है देखिए ये किसके बराबर है L2 बटा L1, तो रख दीजिए L2 बटा L1। अब इसको गुना कर सकते हैं आप, L2 में L2 से गुना होगा तो L2 का स्क्वायर हो जाएगा, और L1 में L1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा L1 का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ये कुछ ऐसा आ गया
कि R2 बटा R1 बराबर L2 का स्क्वायर बटा L1 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो R2 क्या था, जब चालक तार को खींच दिया गया था तब का प्रतिरोध है, और R1 क्या है, जब चालक तार को नहीं खींचा गया था तब का प्रतिरोध है। तो अगर ध्यान से देखिए कि जो R2 है वह L2 के समानुपाती है। देखिए मतलब जितना ही ज़्यादा लंबाई ये जो L2 होगा, L2 का मतलब खींचने के बाद की लंबाई, तो खींचने के बाद जितना ही ज़्यादा उसको लंबा करेंगे उतना ही R2 ज़्यादा होगा। देखिए L2 भी ऊपर है और R2 भी ऊपर है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो तार को खींच करके जितना ही ज़्यादा आप लंबा करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होता चला जाएगा। R1 L1 नीचे है, तो क्या कह रहा है कि R1 L1 के समानुपाती है। प्रारंभिक लंबाई यदि कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रारंभिक लंबाई ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, ज़्यादा होगा। तो दोनों ही R2 को पकड़िए या R1 को पकड़िए, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज दे रहे हैं कि चालक तार की लंबाई यदि आप बढ़ाते हैं, वो आप ऐसे नॉर्मली बढ़ाइए या खींच करके बढ़ाइए, हर हाल में रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। चालक तार को स्ट्रेस करते हैं, उसको खींचते हैं, तो उसका जो लेंथ है, उसका जो रेजिस्टेंस है, वायर का लेंथ इंक्रीज करने के कारण रेजिस्टेंस वायर का इंक्रीज ही करेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे ऐसा सोचिए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने 1 मीटर का ये लिया, तो इनिशियली मैंने 1 मीटर का लिया और इसको खींच के मैंने 2 मीटर का बना दिया, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसा सोचें कि ये 1 मीटर का था, प्रारंभ में ही हम इसको 2 मीटर का लिए होते, तो क्या रेजिस्टेंस कम होता? आंसर है नहीं। आप पहले जितना ज़्यादा लंबाई का लेंगे प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। ये क्या कह रहा है? R1 L1 ये दोनों नीचे हैं, तो ये भी समानुपाती हैं और ये भी समानुपाती हैं। और ऊपर वाला क्या कह रहा है कि खींच करके L2 जितना ज़्यादा आप करेंगे R2 उतना ही ज़्यादा होगा। तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितना ही ज़्यादा लेंथ का वायर होगा प्रारंभ में, या उसे खींच करके हम लंबा करेंगे, रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। ओके, इसी को थोड़ा सा एरिया के साथ रिलेट करते हैं। यदि अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन के साथ इसको रिलेट करें तो क्या मिल सकता है? जरा यहां से आइए, इसको यहां से नहीं, यहां से आते हैं। हमने यहां निकाला था R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1 गुणे A1 बटा A2। तो पहली बार में हमने क्या किया था, इसको रिप्लेस कर दिया था एरिया को लेंथ से। इस बार करते हैं लेंथ को हटा देते हैं उसको यूज करके, क्या कि R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1 के जगह आप क्या रख सकते हो? जरा सोचो, L2 बटा L1 के जगह A1 बटा A2 आप रख सकते हैं। तो इसको हटाइए और यहाँ क्या रख सकते हैं? A1 बटा A2 गुणे पहले से है A1 बटा A2। हमने ये क्यों रिप्लेस किया? यहाँ से। ये कैसे आया है? हमने अभी दोनों वायर का जो खींचने के पहले और खींचने के बाद दोनों ही स्थितियों में वायर का जो वॉल्यूम था, आयतन था, वो सेम था, तो वॉल्यूम चेंज नहीं किया था। इसके कारण ये रिलेशन हमारा आया और इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्या हुआ? R2 बटा R1 बराबर A1 गुणे A1 क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर, और A2 गुणे A2 क्या हो जाएगा? A2 का स्क्वायर। जरा समझिए, ये भी कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, नीचे A2 है। ये क्या कह रहा है कि भाई जब क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, A2 कब था? जब चालक तार को हम खींच दिए थे तब का जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बना था वो A2 था, और R2 क्या था? खींचने के बाद का प्रतिरोध था। तो ये कह रहा है कि खींचने के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जो R2 होगा बाद में खींचने के बाद वो बढ़ेगा। देखिए एरिया के साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ उल्टा रिलेशन है, ये ऊपर है एक नीचे है। यहाँ R1 नीचे है तो A1 ऊपर है, तो प्रारंभिक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ऊपर है और प्रारंभिक प्रतिरोध नीचे है।
तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ये कहना चाह रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। और ये क्या मैसेज देना चाहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। आप यदि चालक तार को खींच करके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कम कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और इसको अगर बढ़ा देंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से इन्वर्सली होता है, यहां से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो R2/R1 L2 का स्क्वायर बाई L1 का स्क्वायर और R2/R1 A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर, ये दो इंपॉर्टेंट हमको फॉर्मूला के रूप में मिलते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी बता सकते हैं कि यदि किसी चालक तार को खींच करके L1 से L2 लंबाई का और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A1 से A2 कर दिया जाता है तो बाद का जो रेजिस्टेंस होगा R2 वो कितना होगा, इस रिलेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हो सकता है आपको याद करने में परेशानी हो तो आप इसको आसान भी कर लीजिए। देखिए, R2 ऊपर है तो L2 ऊपर है, R1 नीचे है तो L1 नीचे है लंबाई के लिए। यहाँ पे क्या है, R2 अगर ऊपर है तो एरिया में क्या है, A1 है, और यहाँ R1 नीचे है तो A2 एरिया नीचे है, और स्क्वायर तो यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है। तो ये शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं। जैसे मेरा ये कहना है कि मैंने गलती से ऐसे लिख दिया R1/R2, तो क्या करेंगे, यदि लेंथ के रूप में लिखना होगा तो L1 का स्क्वायर बटा L2 का स्क्वायर। यदि मैं ऐसे लिखा होता कि R2/R1 तो L2/L1 लिखता और दोनों का स्क्वायर रखता। लेकिन यही एरिया होगा तो R1 यदि ऊपर है तो R1 ऊपर है तो यहाँ ऊपर क्या होगा, A2 का स्क्वायर, और यहाँ R2 है तो यहाँ A1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे शॉर्टकट दिमाग लगा के इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से जब किसी चालक तार को, किसी कंडक्टर को हम स्ट्रेच करते हैं, खींच करके उसकी लंबाई को चेंज करते हैं, तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस हमारा चेंज कर जाता है। ठीक है, ओके। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं और एक दो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।